नमस्कार दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल साइंस के बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो कि यूपीएससी ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में मेंशन है एंड दैट टॉपिक इज फेमिनिज्म। तो आपके मन में पहला क्वेश्चन आना चाहिए एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस कि फेमिनिज्म है क्या। फेमिनिज्म इन जनरल लैंग्वेज में कहें तो फेमिनिज्म है लिबरेशन मूवमेंट फॉर वुमेन। एक प्रकार से तब आपके मन में आना चाहिए कि लिबरेशन किससे भैया, उन्हें किससे स्वतंत्र कराना चाह रहे हैं, क्या है दिक्कतें उनकी लाइफ में। तो इसका आंसर ये है कि उन्हें लिबरेशन चाहिए सबॉर्डिनेशन का, जो सबॉर्डिनेट फील करा जाता है, डिस्क्रिमिनेशन जो किया जाता है उससे चाहिए, ऑपरेशन जो होता है किससे चाहिए। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि आप कैसे कह रहे हैं कि सोसाइटी में सब सबॉर्डिनेशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, ऑपरेशन होता है वुमेन्स के अगेंस्ट। इसके लिए आपको एविडेंस देखने को मिलेगा स्कॉलर्स के व्यू में। जैसे आपको एविडेंस देखने को मिलेगा, अरिस्टोटल खुद कहता है, अरिस्टोटल खुद वुमेन को इक्वल नहीं मानता है। फिर वैसे थॉमस जेफरसन जो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो खुद वुमेन्स को इक्वल नहीं मानते हैं। यहाँ तक कि चार्ल्स डार्विन भी वुमेन्स को इक्वल नहीं मानता है। तो ये एविडेंस है कि वुमेन्स को सबॉर्डिनेशन फेस करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, ऑपरेशन फेस करना पड़ता है। तो अब जब ये प्रॉब्लम होगा तो फेमिनिज्म मूवमेंट निकलेगा। तो फेमिनिज्म मूवमेंट अलग अलग डिमांड को लेकर के अलग अलग फेज में आया। तो हम इस वीडियो में इसी को अच्छे से एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा लास्ट तक। दोस्तों, फेमिनिज्म जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये एक आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी जिसका मेन मकसद है वुमेन लिबरेशन। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फेमिनिज्म अपने आप में एक केवल थ्योरी ही नहीं है, थ्योरी के साथ साथ एक्शन है, एक्शन भी है, इसलिए इसे प्रैक्टिस भी कह सकते हैं आप। अब क्वेश्चन आता है कि फेमिनिज्म मूवमेंट का जो एम है या पर्पज है, पर्पज क्या है। तो पर्पज तो वही है सेम कि लिबरेशन कराना है। और स्पेसिफिक पॉइंट से हम देखें कि क्या क्या पर्पज है, तो उनका क्या है कि इक्वालिटी की सिचुएशन को लाना है। और ये अटेम्प्ट करता है फेमिनिज्म मूवमेंट या फेमिनिज्म अटेम्प्ट करता है कि एक्शन लिया जाए जो वुमेन को लिबरेट करे। और ये अटेम्प्ट करता है कि अंडरस्टैंड किया जाए जो वुमेन्स के डिसएडवांटेजेस सिचुएशंस हैं बिकॉज ऑफ देयर सेक्स, ये डील करने की कोशिश की जाती है। एंड इट इज़ एन अटेम्प्ट टू रिकॉग्नाइज द बेसिक ह्यूमन राइट्स व्हिच हैव डिनाइड टू वुमेन एंड शुड बी मेड अवेलेबल टू देम। ये वुमेन को एज ए ह्यूमन बीइंग होने के नाते जो राइट है वो दिलाने की बात करता है जो कि उनसे डिनाइड है। तो ये फेमिनिज्म की मूवमेंट है। अब दोस्तों, हम इस वीडियो में फेमिनिज्म के तीनों बेब्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अब यहाँ पर अच्छा एक जो पॉलिटिकल स्कॉलर्स हैं उनके व्यू देख लीजिए। जैसे अरिस्टोटल कहता है द रिलेशन ऑफ मेल टू फीमेल इज बाय नेचर अ रिलेशन ऑफ सुपीरियर टू इन्फीरियर एंड द ऑफ रूलर ऑफ रूल्ड। मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली कि सबॉर्डिनेशन कहीं ना कहीं स्कॉलर्स के व्यू में देखने को मिलता है, तो सोसाइटी में ही प्रचलित रहा होगा उस टाइम। अब यहाँ थॉमस जेफरसन की देख लीजिए, बिलीव्ड वुमेन्स पोजीशन इन हाउस नॉट इन पॉलिटिक्स एंड पब्लिक ऑफिस, ये भी आप देख लीजिए। चार्ल्स डार्विन कहता है कि मैन इज इंटेलेक्चुअली सुपीरियर टू वुमेन। तो यहाँ पर भी आपको सबॉर्डिनेशन और डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल सकता है। तो जब ये स्कॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में आपको देखने को मिलता है जो अपने समय के माने जाने विद्वान थे, तो ये ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेड है ना कि सोसाइटी में कहीं ना कहीं वो चीज़ें तो रही होंगी और है भी, आज देखने को मिलता है। तो आप देखिए यहाँ पर कि वुमेन्स को लिबर्टी, डिग्निटी, ये सब कब देखने को मिला, ये रिनेसेंस के बाद या उसके सिचुएशन रिनेसेंस के आसपास देखने को मिलता है। अब हम क्या देखते हैं कि इन सब सुधारों को लेकर वुमेन्स को लेकर के एक मूवमेंट स्टार्ट होता है और ये मूवमेंट अलग अलग टाइम पर आया है और अलग अलग डिमांड को लेकर के, और इन डिमांड्स को डिस्कस करते हैं हम लोग दोस्तों। तो इसमें पहला आपका आता है फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म। तो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म जो आपका आता है वो 1848 से लेकर के 1920 में आता है दोस्तों। और फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म जो स्टार्ट होता है वह एक बुक से होता है। वो बुक का नाम होता है विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन्स 1972, जो कि लिखा गया होता है मैरी वेलेस्टन क्रॉफ्ट के द्वारा। और इस बुक में एक कैरेक्टर का नाम उन्होंने यूज किया है जिसका नाम सोफिया होता है, जिसके थ्रू उन्होंने वुमेन्स के सफरिंग को दिखाने की कोशिश की है।
वुमेन्स की सफरिंग को दिखाने की कोशिश की और यूजीसी नेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सोफिया किस बुक की कैरेक्टर है, तो आप ये याद कर सकते हैं नाम। दिस बुक गेव राइज टू द डिमांड ऑफ फॉर इक्वालिटी एंड एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, द डिमांड्स टू द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट इन 1848। तो इसमें जो डिमांड रखी गई थी, तो इसमें इक्वालिटी की डिमांड आई, और इस इक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए आगे चल के इसी बुक से जो इंस्पिरेशन मिला था, आगे चल कर क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट बन जाता है। और फिर क्या होता है, 1848 में सेना फॉल कन्वेंशन होता है, और इसमें क्या होता है कि ये डिक्लेयर किया जाता है कि वुमेन्स आर इक्वली कैपेबल टू द मैन एंड दे आल्सो पोजेस रीजन, सो दे शुड हैव ऑल द राइट दैट मैन हैव। मतलब सेना फॉल कन्वेंशन होता है, एक कन्वेंशन जो वुमेन्स द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें वो खुद को डिक्लेयर करती हैं कि हम उतने ही कैपेबल हैं, इक्वल हैं जितने कि मैन, हमारे पास भी जो रीजनिंग की कैपेसिटी है उतनी ही है जितना कि मैन को। फिर जो फर्स्ट वेब फेमिनिज्म होता है, इसमें जो डिमांड रखी जाती है दोस्तों, वह डिमांड होती है कि फुल सिटीजनशिप लाइक मैन, जैसे लीगल और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट मिलने चाहिए वुमेन्स को, ये डिमांड होता है फर्स्ट वेब फेमिनिज्म में। और राइट टू वोट की डिमांड होती है। राइट टू वोट वुड बी सॉल्व्ड थ्रू ऑल प्रॉब्लम ऑफ वुमेन, ये माना जाता है कि राइट टू वोट देंगे तो वुमेन्स की प्रॉब्लम सभी सॉल्व हो जाएंगी, ऐसा फर्स्ट वेब फेमिनिज्म में डिमांड रखी गई थी इस लॉजिक पर। अब आपका फर्स्ट वेब फेमिनिज्म का जो स्पेशली फोकस आपको या इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा वो अमेरिका में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, नेशनल वुमेन्स सफरेज एसोसिएशन इस्टेब्लिश की जाती है 1869 में, और यूके में भी देखने को मिलता है, जहाँ पर जेस मिल ने इसको वुमेन्स को राइट टू वोट को लेकर के बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। 1903 में क्या होता है दोस्तों, वुमेन्स सोशल एंड पॉलिटिकल एसोसिएशन इस्टेब्लिश होता है। अब राइट टू वोट ग्रांट की जाती है अलग अलग देशों में फर्स्ट वेव फेमिनिज्म की ही वजह से, और वो देश कौन कौन है, जैसे न्यूजीलैंड होता है, तो न्यूजीलैंड में ये राइट टू वोट वुमेन्स को दी जाती है 1893 में, और यूनाइटेड किंगडम में दी जाती है ये 1918 में, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में दी जाती है 1920 में। और जो 3 की फीचर्स ऑफ द फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म हैं वो हैं डिस्क्रिमिनेशन, इमेंसिपेशन, इक्वालिटी। ये की फीचर्स हैं, इन पे फोकस की गई थी। जैसे डिस्क्रिमिनेशन को रिड्यूस करना है वुमेन्स के लिए, इमेंसिपेशन वुमेन्स को बढ़ाना है, इक्वालिटी बढ़ाना है वुमेन्स को, ये की फीचर है फर्स्ट वेव फेमिनिज्म के। अब आप सोचिए कि इस फर्स्ट वेव फेमिनिज्म में कोई दिक्कत होगी तभी तो सेकंड वेव आएगा ना, तो अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। यहाँ पर इस सेकंड वेव फेमिनिज्म में चैलेंजेस क्या क्या थे, तो सेकंड वेव फेमिनिज्म में क्या होता है दोस्तों कि सेकंड वेव फेमिनिज्म आता क्यों है पहली बार, तो सेकंड वेव फेमिनिज्म आता है 2 कारणों से। 2 कारण यहाँ पर है। पहले देख लिया जाए कि सेकंड वेव फेमिनिज्म का ड्यूरेशन कितना है, तो ये 1960 से लेकर के 1970s के बीच में होता है। और सेकंड वेव फेमिनिज्म में जो इशू आते हैं, क्रिएट होते हैं, वो है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड होती है वुमेन्स को। जैसे कुछ कैटेगरीज वुमेन के लिए डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वुमेन टीचर ही बनेंगी, नर्स ही बनेंगी, एएनएम ही बनेंगी, मतलब और कोई काम मिलिट्री वाला ये सब चीज़ें नहीं कर सकती। तो ये एक लिमिटेशन क्रिएट था कहीं ना कहीं, इस वजह से सेकंड वेव फेमिनिज्म आया। और वुमेन्स का एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ भी लिमिटेड हो गया, जैसे उनको होम साइंस देना, मिलिट्री साइंस की स्टडी ना कराना या अदर सब्जेक्ट की ना कराना जो थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता हो, तो सब्जेक्ट्स को भी एक मस्कुलिनिटी और फेमिनिटी के आधार पर डिफ्रेंशिएट किया जाता सोसाइटी में। तो उसको डिलीट करने के लिए या उसको समाज से हटाने के लिए सेकंड वेव फेमिनिज्म आया। और सेकंड वेव फेमिनिज्म जो ग्रो हुआ वो इससे ग्रो होता है कि इसमें रियलाइज किया जाता है कि जेंडर इनइक्वालिटी सोसाइटी में जो है कंटिन्यू है, वो बहुत फार्म में है, जैसे कस्टम हो गया, सोसाइटी ऑटोमेटिकली जो एक्सेप्ट करती है। और सेकंड वेव फेमिनिज्म का जो मेन फोकस था वाज ऑन रिवीलिंग एंड रिफॉर्मिंग दोज इनडायरेक्ट सोशल, कल्चरल, legal, political forces which works to discourage women from availing themselves of their right or taking up the opportunities available to them। मतलब ये सेकंड वेव फेमिनिज्म उन सेक्टर को या उन एरियाज को फोकस किया जो इनडायरेक्टली वुमेन्स को सोशली, कल्चरली, लीगली, पॉलिटिकली कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते थे या कहीं ना कहीं उनको डिस्करेज करते थे। तो इसमें इनडायरेक्ट फोर्सेस को कहीं ना कहीं डिस्कस किया गया।
द फोकस was on uncovering the social forces which discourages women from pursuing a career on an equal basis with the men। तो जैसे कुछ फोर्सेस होते हैं सोसाइटी में कि वुमेन्स को मिलिट्री का या पुलिस जॉब नहीं करना चाहिए, फैमिली में भी ऐसा बैकग्राउंड बना है, फैमिली प्रेशर कर रही है, हस्बैंड प्रेशर कर रहा है, तो इन सब चीज़ों को जो इनडायरेक्ट रूप से कहीं ना कहीं वुमेन्स को चैलेंज क्रिएट करती थी, उसको टारगेट किया गया सेकेंड वेव फेमिनिज्म में। और सेकेंड वेव फेमिनिज्म के जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर या कह सकते हैं लीडर हैं, उसमें साइमन डी बिवायर का नाम बहुत ही फेमस है, जिन्होंने एक बुक लिखा है, उस बुक का नाम है द सेकंड सेक्स, जो कि लिखा गया था 1949 में। और साइमन डी बिवायर जो है फॉर्मल पॉलिटिकल राइट के अलावा जो है, उन्होंने जो वोमेन्स सोशली जो है सोशल फोर्स जो हैं जो क्रिएट की जाती हैं, कंस्ट्रक्ट की जाती हैं सोशल फोर्सेस जो वोमेन्स को सबऑर्डिनेट फील कराती हैं, मतलब अधीनस्थ या कमजोर फील कराती हैं, उस पर टारगेट किया इन्होंने। फिर साइमन डी बिवायर लिखते हैं, अब यहाँ पर एक तुलना हम देख लेते हैं कि फर्स्ट वेव और सेकंड वेव फेमिनिज्म में, फर्स्ट वेव फेमिनिज्म में पॉलिटिकल, लीगल और इकोनॉमिक राइट्स की डिमांड की गई थी, लेकिन ये राइट होने के बावजूद भी वो लोग सबऑर्डिनेशन फील करती हैं वुमेन्स। तो इसको रिड्यूस करने के लिए कि जो इनडायरेक्ट फोर्सेस हैं, इनडायरेक्ट फोर्सेस जो सोसाइटी में इनडायरेक्टली डिस्करेज करते हैं वुमेन्स को, उसको लाने के लिए, उसको हटाने के लिए सेकेंड वेव फेमिनिज्म आया दोस्तों। और सेकेंड वेव फेमिनिज्म में जो है दो अप्रोच हैं, एक आपका लिबरल अप्रोच है, एक रेडिकल अप्रोच है। तो इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूपीएससी लवर जीकेपी चैनल पर। हम लोग पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक फेमिनिज्म पर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग इसमें फेमिनिज्म के फर्स्ट वेव को अच्छे से पढ़ चुके थे, सेकंड वेव के इंट्रोडक्शन ले चुके थे। अब हमें सेकंड वेव में जो अप्रोचेज फेमस हुए या जो दो अप्रोचेज निकल के आए, उन अप्रोचेज को एनालिसिस करना है, डिस्कस करना है। तो दोस्तों, सेकंड वेव फेमिनिज्म में क्या होता है कि दो अप्रोच निकल के आते हैं। उसमें से पहला अप्रोच आपका है लिबरल अप्रोच। और लिबरल अप्रोच क्या है? एक प्रकार का रिवाइवल ऑफ द डिमांड्स ऑफ द फर्स्ट वेव फेमिनिज्म। जो फर्स्ट वेव फेमिनिज्म था उसी का जो है रिवाइवल है कहीं ना कहीं भी। और इसमें क्या डिमांड की जाती है? सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल इक्वालिटी की बात की जाती है। और इसकी जो कह सकते हैं कि जो लैंडमार्क बुक्स जो लिखी गई, वो बुक का नाम है द फेमाइन मास्टिक, और इसके लिखने वाले बेटी फ्राइडमैन हैं। और ये इनके बारे में जो है यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस बुक, मतलब इस बुक के अनुसार, देयर इज नो पार्टिसिपेशन इन पब्लिक लाइफ बाय वोमेन। अकॉर्डिंग टू हर, दिस इज एन अजम्पशन। वोमेन इंजॉय डोमेस्टिक फैमिली। मतलब इसमें एक पॉइंट इन्होंने उठाया है इस बुक में, बेटी फ्राइडमैन ने, कि ऐसा लोग मान के चलते हैं कि जो वोमेन्स हैं अपने जब फैमिली लाइफ में होती हैं या जो घर में रहती हैं वो बहुत हैप्पी रहती हैं। तो ये कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है। वोमेन्स आर अनहैप्पी, डिससेटिस्फाइड, अनफुलफिल्ड एज मदर एंड वाइफ। वो वाइफ और मदर के तौर पर वो हैप्पी नहीं है, अनफुलफिल्ड है, ऐसा इनका कहना है। और इसके लिए वो सोल्यूशन कर देती हैं कि ओपन पब्लिक स्पेस फॉर इक्वल, सभी लोगों के लिए ओपन पब्लिक स्पेस होना चाहिए और कंपटीशन होना चाहिए फेयर, उसके साथ इक्वल एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। ऐसा वो सोल्यूशन देती हैं इसमें। और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन इन 1966। और इन्होंने एक मूवमेंट भी चलाया जिसका नाम था इक्वल राइट अमेंडमेंट टू यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इक्वल राइट मूवमेंट टू यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ये कभी पास नहीं हुआ। और आज भी वहाँ पर जो है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, अमेरिका में ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना गया है, ये इलीगल नहीं है, इलीगल नहीं है अमेरिका में। मतलब वहाँ पर अमेरिका में कोई व्यक्ति या कोई ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आज भी ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स वो क्या कर सकता है? डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन है लिबरल अप्रोच के बारे में, जो कि निकल के आया था आपका सेकेंड वेव फेमिनिज्म में। अब आपका आता है रेडिकल अप्रोच सेकेंड वेव फेमिनिज्म का। तो सेकेंड वेव फेमिनिज्म में जो रेडिकल अप्रोच बिगिन होता है, स्टार्ट होता है, वो आपका 1968 में स्टार्ट होता है और ये आपका चलता रहता है 1980s तक। और 1968 में क्या होता है?
अमेरिका में मिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है। 1968 में अमेरिका में ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है, और इसको जो है लोग क्या करते हैं, जो वुमेन्स होती हैं इसको बायकॉट करती हैं, इसका विरोध करती हैं, क्योंकि इसमें जो वुमेन्स को एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखाने की कोशिश की जाती है। और आप देखेंगे कि जो ये रेडिकल अप्रोच अपनाने वाले जो मूवमेंट है फेमिनिज्म का, इसमें क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेशन के साथ साथ, कि डिस्क्रिमिनेशन तो होता है वुमेन्स के साथ साथ, ये मुद्दा तो उठाया गया, लेकिन जो सप्रेशन है कि वुमेन्स को सप्रेस भी किया जाता है, इस मुद्दे को भी उठाया गया। और दे बिलीव दैट फ्रीडम फ्रॉम दीज रिस्ट्रिक्शन रिक्वायर्ड अ रेडिकल चेंज। और इनका ऐसा मानना था, जो ये हैं रेडिकल अप्रोच वाले थिंकर, उनका मानना ये है कि अगर जो बंदिश है या जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, इन रिस्ट्रिक्शन से बाहर आने के लिए एक रेडिकल चेंज होना चाहिए, मतलब बहुत तेज गति से चेंज होना चाहिए, ऐसा डिमांड था। तो रेडिकल से सिंपल मतलब यही है कि ये बहुत तीव्र गति से या क्रांतिकारी चेंज लाना चाहते हैं। जैसे ये चाहते हैं कि दैट द माइंड सेट एंड एप्टीट्यूड ऑफ पीपल, ट्रेडिशन, कल्चर, बिलीव, जस्टिस, वुमेन्स, अनफ्रीडम एंड सबऑर्डिनेशन, कि जैसे एप्टीट्यूड ऑफ पीपल हो गया, ट्रेडिशन हो गया, कल्चर हो गया, बिलीफ हो गया, ये सब चीज़ें जो है वुमेन्स को जो सबऑर्डिनेट फील कराती हैं या अनफ्रीडम प्रोवाइड कराती हैं, फ्रीडम प्रोवाइड नहीं कराती हैं, उन सबको मिटाना चाहिए या उन सबको चेंज किया जाना चाहिए। ये इनका मेन फोकस है, जो रेडिकल अप्रोच के थिंकर हैं। स्पेशली जो सेकंड वेव फेमिनिज्म रिलेट किया जाता है, वो रेडिकल अप्रोच से ही रिलेट किया जाता है। फिर आपका आता है दोस्तों थर्ड वेव फेमिनिज्म, या उसे पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म भी कहते हैं। तो पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म के जो की फीचर हैं वो है कि इसमें नॉन इन्वर्सिटी, मतलब कि इसमें क्या किया गया कि वुमेन्स के जो जैसे वुमेन्स के जनरलाइजेशन कर दिया गया कि जो वुमेन्स ऑफ अमेरिका हैं वो वुमेन्स ऑफ इंडिया, इन दोनों की जो प्रॉब्लम्स हैं बिकॉज ऑफ बीइंग वुमेन आर सेम, इस चीज़ के बात को नकारा गया इसमें थर्ड वेव फेमिनिज्म में, कि नहीं भाई, जो वुमेन्स हैं इंडिया में वो क्या हैं, उनके प्रॉब्लम्स वुमेन होने का डिफरेंट है फ्रॉम द चैलेंजेस ऑफ द वुमेन ऑफ अमेरिका। तो इस बात को इसमें जगह दी गई थर्ड वेव फेमिनिज्म में। फिर आप देखेंगे दोस्तों कि इसमें जैसे इंटरसेक्शनलिटी देखने को मिलता है, कि वुमेन ऑपरेशन नॉट बेस्ड ऑन सिंगल फैक्टर ऑफ जेंडर, कि वुमेन का जो ऑपरेशन होता है केवल जेंडर पे नहीं होता है, वो रेस पे भी हो सकता है, क्लास पे भी हो सकता है, कास्ट भी हो सकता है, एथिनिसिटी पे भी हो सकता है। एग्जाम्पल आप देखिए कि मान लीजिए एक वुमेन है जो ब्यूटीफुल है, एक वुमेन ब्यूटीफुल है, एक वुमेन का जो कलर है स्किन का वो थोड़ा ब्लैक है, तो तो ये जो ब्लैक वाली वुमेन है, ये तो वुमेन होने के नाते ऑपरेशन झेल रही है, ऑपरेशन उसे झेलना पड़ रहा है क्योंकि वुमेन है, पहला पॉइंट। लेकिन उसे इस बात का भी ऑपरेशन झेलना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है, क्योंकि उसके बॉडी का जो कलर है वो ब्लैक है। तो इस बात को भी इसमें इंक्लूड किया गया और डिमांड की गई कि इस पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो एक प्रकार से कहें तो जो आपका थर्ड वेव फेमिनिज्म है, ये क्या है, कंप्रहेंसिव और होलिस्टिक अप्रोच की बात करता है, कंप्रहेंसिव और होलिस्टिक अप्रोच की बात करता है। फिर जो नेक्स्ट फीचर है सेकंड थर्ड वेव फेमिनिज्म का, वो है कि कल्चरल रिलेटिविज्म देखने को मिलता है, कि डिफरेंट कल्चर हैव डिफरेंट प्रैक्टिस एंड ट्रेडिशन, वन कैन नॉट मेक जजमेंट अबाउट अदर कल्चर विदाउट एक्सपीरियंसिंग इट, कि जैसे कुछ कल्चर हो सकता है वुमेन्स के लिए हार्मफुल हो, लेकिन कुछ कल्चर ऐसे भी हो सकते हैं जो बाउंडेशन हो सकते हैं किसी अदर वुमेन के लिए, लेकिन उस कल्चर के वुमेन्स के लिए बेनिफिशियल हो। तो ये यूनिवर्सलाइज करना कि नहीं, कोई एक कल्चर जो पर्टिकुलर वुमेन को हार्म कर रहा है वो पूरे होल वुमेन सोसाइटी को हार्म करेगा, ये कॉन्सेप्ट गलत है। इस बात को यहाँ पर एडमिट किया गया। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करने वाली बात है कि थर्ड वेव फेमिनिज्म में प्लुरलिटी और डाइवर्सिटी को एडमायर किया गया, एक्सेप्ट किया गया। तो इस वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया फेमिनिज्म को अच्छे से पूरे तरीके से। अब फेमिनिज्म से रिलेटेड जो क्रिटिसिज्म है और जो अदर रिलेटेड पॉइंट है और जो न्यू अपडेट्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।